नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देहरादून में उत्तराखंड संस्करण पुस्तक के विमोचन अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के सपने और समर्पण को पूरा देश देख रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने और समर्पण पूरा देश देख रहा है। आज उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो निश्चित रूप से आज जो मोदी है ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर चर्चा और संगोष्ठी हुई। आप लोग इसमें पधारे, आप सब लोगों ने भाग लिया और सभी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए और निश्चित रूप से इससे हमारा ज्ञानवर्धन भी होगा और एक नई कार्य संस्कृति, कार्य व्यवहार जो हमारे अंदर आएगा उसको हमें निश्चित रूप से पुस्तक हमारे लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम में सभी कुछ पहले ही आ गया है, इसलिए आप सबका। वहीं उत्तराखंड में विकास नगर के मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले बयान को लेकर चर्चाओं में आए पूर्व कांग्रेस नेता आकिल अहमद का नया एक विवादित वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने देश में पैदा हो रहे सांप्रदायिक तनाव का जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराते हुए लाशों पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है कि आज पूरे देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम हो गया। और आप देख लें कि जब से मोदी सरकार देश के अंदर आई है तब से जो है कुछ ना कुछ जो है देश के अंदर जो है धार्मिक जो लोग हैं, हमारे जो धार्मिक मौलाना हैं, धार्मिक हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो टीवी डेविड पर बैठ जाते हैं। और मुझे नहीं पता कि उनसे कौन लोग कहलवाते हैं कि आज पूरे देश में जो है जो आज माहौल हो रखा वो सिर्फ इन लोगों की वजह से हो रखा। जो है हम तो पक्ष उन लोगों का भी नहीं करते जिन्होंने ये उदयपुर के अंदर जो अभी ये जो मर्डर हुआ उसमें जो लोग उसमें शामिल थे वो लोग कौन लोग थे, बाद में पता चला कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो क्या आज बीजेपी जो है हिंदू भाइयों की जो है शहादत पे, हिंदू भाइयों की जो है हत्या पे जो है राजनीति करेगी क्या? यही लग रहा मुझे, नजर आ रहा। हिंदू भाई समझ नहीं पा रहे जो है उनका मर्डर कराने में किसका हाथ है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा कि बीजेपी। हरिद्वार में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस विधायकों ने राज्य सरकार पर चुनाव के लिए जारी आरक्षण में गड़बड़ी करवाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और हरिद्वार पंचायत चुनाव के प्रभारी विजय सारस्वत ने, आपको बता दें कि विजय सारस्वत के नेतृत्व में सभी विधायकों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि हरिद्वार में अधिकारी राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। हरिद्वार में पंचायत चुनाव के लिए जारी हुई आरक्षण की सूची में बड़ी धांधली की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए सरकार पंचायत चुनाव को टाल रही थी। सबसे पहले तो ये धोखा है इस जिले की जनता के साथ। एक धोखा पहले कर चुके, चुनाव लेट करा के। आज देहात की जनता, गांव की जनता परेशान है। बारिश हो रही है, नलके नहीं है। आप जल जीवन मिशन करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, पर आप हैंडपंप में पैसा नहीं दे रहे हैं। आज विधायक सफ़र कर रहे हैं, अपनी निधि से कुछ इधर उधर से करा के नलके लगवाने का काम कर रहे हैं। आप बस हाथ खड़े कर देते हो कि हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरी आप गलती अब ये करने जा रहे हो कि आप जो है रिजर्वेशन के नाम पे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हो। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि हमारा आदमी नहीं है, वहाँ पे आप ऊटपटांग हरकतें कर रहे हो। अधिकारी पूरा प्रेशर में है और ये इस जिले में कुछ हारे हुए विधायक जो कि फेडअप है, फ्रस्ट्रेशन से में ज़्यादा है, जिनको अपना सरकार त्रिस्तरीय लोकल चुनाव से बचना चाहती है और एक राजनीति के तहत, राजनीति से प्रेरित होकर ये आरक्षण किया गया। पहले तो इन्होंने 1.5 साल के लगभग इस चुनाव को टाल दिया, अभी भी त्रुटिपूर्ण आरक्षण किया, अधिकारियों पर दबाव बनाए हुए हैं सरकार। एक नेता विशेष कहते हैं कि मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगा, आप ही लोगों के माध्यम से हमें पता चलता है। अब आरक्षण महिला का आएगा, एससी का आएगा, ओबीसी का आएगा, जनरल आएगा, कुछ पता थोड़ी है। तो इसके मायने तो पूरे ही आरक्षण उनके कह पर चल रहा होगा, क्योंकि सुनने में आया उनके घर में तो पत्नी भी नहीं है। तो ऐसा लोग बताते हैं, मुझे जानकारी नहीं। तो पूरे ही आरक्षण पर उंगली उठती है इस प्रकार। कई आरक्षण मैंने अभी पिन पॉइंट किए। नाथूखेड़ी गाँव है, 100% शेड्यूल कास्ट उस गाँव में रहते हैं और उस गाँव को एक भी वोट ऐसा नहीं है जो शेड्यूल कास्ट से बाहर। देवभूमि का सिरमौर है
और ऐसे देवभूमि जैसे प्रदेश में अगर आप हिटलर शाही करेंगे, तानाशाही करेंगे या कानूनों को ना मान करके अपने कानून थोपेंगे तो भविष्य के लिए और उत्तराखंड राज्य के लिए अशुभ संकेत है। जब हमारे समस्त विधायक और काजी जी बता रहे हैं कि एक क्षेत्र में अगर 100% व्यक्ति एक जाति के रह रहे हैं, आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप दूसरा रिजर्वेशन कर दें? मैं तो अधिकारियों से भी कहना चाहूँगा कि समय रहते हुए अगर कोर्ट में हमें जाना पड़ेगा, वो जो सरकार के दबाव में गलत निर्णय ले रहे हैं उनको समय रहते जो हम आपत्तियाँ लगा रहे हैं, विधिक सलाह ले रहे हैं उन उत्तराखंड के कोटद्वार में लोग बिजली की कटौती से परेशान हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि ज्यादा विद्युत कटौती का जिम्मेदार बिजली के खराब तारों को बताया जा रहा है। साथ ही आगे कहा कि समयानुसार रोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन बिजली तारों की खराबी के कारण इसमें ज्यादा समय लग जाता है। देखिए, मेरी कल ही बात हुई है। रोस्टिंग वैसे 2 से 3 घंटे ही होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे तारों का बदलाव होना पड़ता है। ये जो आपके लगे में हैं 411 केवीए 11 केवीए के जो लगे हुए हैं उनमें बदलाव हो रहा है। तो शायद रोस्टिंग के साथ जब कहीं ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, कहीं तार बदल रहे हैं, रोस्टिंग के साथ वो 4-4, 5-5, 6-6 घंटा हो जा रहा है। तो मैंने अभी MD UPCL से भी बात की है और उनसे कहा है कि कोटद्वार पर ध्यान दें और कम से कम यहाँ पे जो रोस्टिंग है उतना ही लाइक। उत्तराखंड में गदरपुर के तहसील परिसर में जिला लेखपाल संघ की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष सतपाल बाबू ने कहा कि पटवारियों को अतिक्षेत्र का कार्यभार दिया गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। हम लोग बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुसार एक क्षेत्र में ही कार्य कर सकेंगे और यदि शासन प्रशासन दबाव बनाता है तो मजबूरन बड़े आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। सन 2000 से तभी से लगभग ये परिपाटी देखी जा रही है कि यहाँ पे लगभग हमेशा 35-40% लेखपाल जो कि पद हैं वो रिक्त जा रहे हैं। भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है। मान लो भर्ती अगर 100 लोगों की भर्ती कर रहे हैं, लेकिन पद रिक्त जा रहे हैं 140 रह जा रहे हैं। तो अभी वर्तमान जो है लगभग हमारे पास 144 पटवारियों के सापेक्ष कुछ 87 पटवारी कार्यरत हैं। मतलब कुल मिला के 40% पटवारियों के पद जो है रिक्त हैं। अब काफ़ी समय से जो लोग हैं एक पटवारी 2-2, 3-3 सर्कलों का दायित्व निभा रहे हैं। अब दायित्व निभा रहे थे, कोई बात नहीं, वैसे भी अपना एक्स्ट्रा समय निकाल कर, लेकिन जो सूचना का अधिकार आयोग है, सेवा का अधिकार आयोग है या अन्य प्रमाण पत्रों के मामले में उसमें पेनल्टी भी पड़ रही थी कि आपका काम डिले हो जा रहा है। अब दिन दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कार्य का दायित्व बढ़ता जा रहा है। और अल्मोड़ा के ईदगाह में विश्व में अमन चैन की दुआ के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। काफ़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं दी और देश के साथ पूरी दुनिया में शांति और अमन चैन के लिए दुआ की। इस मौके पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने लोगों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि देश प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एक होकर चलना चाहिए। देखिए, आज पूरे समस्त जनता को और पूरे मुस्लिम समुदाय को ईद उल अजहा की बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब इस देश की खुशहाली के लिए, आज इस अवसर पर अमन चैन के लिए और इस देश की तरक्की के लिए यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से अनुरोध करूँगा कि हम दुआ करें और सब मिलके इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। मैं पूरे समुदाय को ढेर सारी बधाई देता हूँ। तो आपको बता दें कि आज बकरीद का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। वहीं अल्मोड़ा में भी प्रशासन की सख्ती के तले इसको अच्छे से त्यौहार मनाया गया और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई जिससे किसी को दिक्कत हो। उत्तराखंड में तराई क्षेत्र से होकर गुजरने वाली हुड्डी नदी पहाड़ पर होने वाली बरसात के चलते इन दिनों उफान पर है, जिससे बनबसा क्षेत्र में हुड्डी नदी के किनारे बसे आबादी क्षेत्रों में नदी पर भारी भूकटाव होने की संभावनाएं बनती जा रही हैं। मुख्यमंत्री के दिए गए निर्देशों के अनुसार बनबसा प्रशासन बरसात के मौसम में नदियों से होने वाले नुकसान को रोकने के प्रयासों में जुट गया है। इसी क्रम में बनबसा की हुड्डी नदी के किनारों को अस्थायी रूप से बांधने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे बारिश में नदी से होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सके।
तहसील पूर्णागिरी के अंदर हुड्डी नदी द्वारा बमनपुरी में भूमि का कटाव हो रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि वहाँ पर बाढ़ सुरक्षा और भूमि के जो कटाव है उसकी सुरक्षा के उपाय किए जाएं। उसके तहत हमारे सिंचाई विभाग द्वारा वहाँ पर भूमि कटाव को रोकने के लिए जो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मौसम विभाग के रेड अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में गौला, नंगौर समेत पहाड़ी नाले धीरे धीरे उफान पर आ रहे हैं। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही भूस्खलन के दायरे में आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों को, पुलों के आसपास रहने वाले लोगों को भारी बरसात की आशंका के चलते अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों को मौके पर जाकर वायरलेस और लाउडस्पीकर की मदद से अलर्ट कर रहा है। आपको बता दें कि एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि लोगों को वर्तमान मौसम के हालात देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, साथ ही नदी और नहरों से दूर रहना चाहिए। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। अलवारी शहर में भारी बरसात हो रही है, इसलिए सुरक्षित यात्रा कीजिए और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी नाले, नदी जिसमें उफान पे आ रहा है वहाँ उसको पार करने की कोशिश मत कीजिए। ये सावधानी बरतनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बारिश में अचानक नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है। पहाड़ की नदियाँ, नाले अचानक जो है भारी बारिश उसमें होने लगती है, इसलिए सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिए। जहाँ पे हैं वहाँ पे टिकिए और मौसम के उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में मानसून हर बार आफत बनकर ही बरसता है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तेज मूसलाधार बरसात के चलते जगह जगह मुख्य मार्ग बाधित हो रहे हैं। हालांकि इस संबंध में एसडीएम विनोद कुमार का कहना है कि मानसून को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिसके चलते संभावित स्थानों को देखते हुए 8 बाढ़ नियंत्रण चौकियां भी बनाई गई हैं और संबंधित टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही नदी किनारे बसी बस्तियों में मुनादी कार्रवाई की जा रही है। मानसून सत्र शुरू हो रहा है, इसकी पूर्व में ही जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा की जा चुकी है और उसमें जो विकासनगर क्षेत्र का है, यहाँ पे हमारी 9 बाढ़ चौकियाँ यहाँ पे स्थापित की गई हैं और यहाँ पे और एक कंट्रोल रूम तहसील में स्थापित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे निर्माणदायी संस्थाएं हैं, जहाँ पे रोड बंद होने का और जल संस्थान वगैरह का, जिनका भी जो अगर आपदा की स्थिति होती है, उस स्थिति में कहीं पे भी नुकसान की स्थिति होती है तो त्वरित कार्रवाई करने के लिए उनके द्वारा भी अपनी टीमों का गठन किया। कई जगह भी जो नदी किनारे जो भी हो गए हैं उनको हटाया जाएगा? नहीं, अभी जो नदियों के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, तो अभी जो अलर्ट जिस तरीके से आ रहा है, तो उससे पहले ही मुनादी करा के उन लोगों को हमारे पहले से ही आइडेंटिफाई किए हुए स्थान हैं, उन जगहों पे जाने के लिए कहा गया है। अगर जैसे अलर्ट की स्थिति आती। पिछले 2 वर्षों से एसडीआरएफ में तैनात अल्प वेतन भोगी पीआरडी के 62 जवानों के सब्र का बांध टूट रहा है। 3 महीनों का वेतन नहीं मिलने से परेशान पीआरडी के जवान कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना से मिलने पहुंचे। उन्होंने धस्माना को बताया कि अभी तक उनकी पगार नहीं मिली है। वहीं अधिकारी पुराना राग अलाप रहे हैं कि शासन में कार्रवाई चल रही है। धस्माना ने इस संबंध में एक बार फिर पीआरडी, एसडीआरएफ और युवा कल्याण के अधिकारियों से बात की, जो इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। धस्माना ने इस पर मुख्य सचिव से सोमवार को मिलने का समय मांगा है। हम 2 साल से कोविड काल में ड्यूटी कर रहे हैं सर एसडीआरएफ में। तो सर अभी 3 महीने से सर हमारी कोई सैलरी नहीं आई है। अभी सैलरी के लिए हमने बात भी करी तो शाम को हमारे पास मैसेज आ जाता है कि कल से कोई ड्यूटी नहीं आएगा। अब सर हमारे पास ना कोई ड्यूटी है, कोई रोजगार नहीं है और सर 3 महीने से कोई सैलरी भी नहीं आई है। अच्छा, एक तरफ तो आपकी सैलरी रोक दी जाती है जी सर, पर जैसी योजनाएं लेकर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से आप सर अब हमें जो हम 2 साल से कोविड काल में ड्यूटी कर रहे हैं, हमें कोई रोजगार नहीं मिला सर। 4 साल के बाद ये अग्निवीर को क्या रोजगार शुरू हो गया। इनकी पगार 3 महीने की फिर रोक दी गई और जब रोक दी गई तो मैंने पीआरडी के अधिकारियों से भी, एसडीआरएफ के अधिकारियों से भी और शासन के अधिकारियों से भी बातचीत करी तो पता लगा, जिलाधिकारी ने कहा कि साहब मैंने तो सारी पीआरडी के रिलीज़ कर दिया। जब मैंने एसडीआरएफ में पता किया तो एसडीआरएफ ने बाद में मुझे बताया कि इनकी तो अप्रैल के बाद स्वीकृति नहीं है।
अप्रैल मई जून इनसे काम ले लिया, सेवाएं ले ली, लेकिन स्वीकृति इनकी जो भेजी थी वो स्वीकृति इनको नहीं मिली, जिसके कारण 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी। अब जब मैंने शासन में बात करी, बात करने के पता लगा शाम को मुझे फ़ोन आया कि साहब आपने बातचीत करी, उसके बाद तो हमको वापस भेज दिया गया कि कल से आप आना ही मत। तब से लेकर अब तक मैं अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ। अधिकारी कह रहे हैं इनकी तनख्वाह रिलीज़ हो रही है, इनकी दोबारा आवश्यकता पड़ेगी तो हम ले लेंगे। इतनी बड़ी आपदा पूरे प्रदेश में आई हुई है। मुख्यमंत्री आमंत्रित कर रहे हैं पूरे देश भर के कांवड़ियों को कि आओ और यहाँ पर कांवड़ भर के ले जाओ। तो अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होनी है, लाखों की संख्या में कांवड़ भी आने, कांवड़ यात्री भी आने। तो ऐसे में अगर ये SDRF के माध्यम से ये आपदा में, कांवड़ यात्रा में अगर इनकी सेवाएं नहीं लेते, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज इतने बड़े बड़े दावे राज्य की सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं अग्निपथ से जो अग्निवीर पैदा होंगे उनको हम नौकरी मिलेंगे। अरे अपने राज्य के पहले से ही जो PRT के जवान हैं उनको आप नियमित रूप से काम नहीं दे पा रहे हैं पूरे साल भर, तो ये अग्निपथ से जो हजारों की संख्या में नौजवान आएगा 4 साल की सेवा के बाद, तो उसको कहाँ। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां कुंडा थाना पुलिस ने ग्राम सौरखेड़ा में परचून की दुकान में हुई चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी में मिला माल भी बरामद कर लिया। आपको बता दें कि बीती 8 जुलाई की खलील अहमद की दुकान में चोरी हो गई थी। दुकानदार ने जिसकी सूचना कुंडा पुलिस को दी थी। पुलिस ने घटना का बारीकी से जांच कर अज्ञात चोर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। CO वीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से चोर को पहचान लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर चोर को धर दबोचा। ये सरवर खेड़ा निवासी हैं खलील अहमद। तो इनकी एक तहरीर थाने में मिली थी जिसमें इन्होंने लिखा था कि इनके घर में ही दुकान है, तो उसमें कल रात को ताला तोड़ के कोई घुस गया था और चोरी कर दी थी। तो जिस पे हमने कुंडा थाने में FIR दर्ज कर दी थी। उसके बाद कुंडा थाने के द्वारा छानबीन की गई और इसमें एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे बरामदगी भी हो चुकी है। इसका नाम मोहम्मद फैजान है और ये अली। खबर उत्तराखंड के रामपुर से है, जहां सुशील तिवारी अस्पताल में भर्ती तेजाब पीड़िता का 12 दिन तक उपचार चला, लेकिन वह बच नहीं पाई। शुक्रवार को उसने दम तोड़ दिया। 100 मोर्चरी में रखवा दिया गया है। शनिवार को पोस्टमार्टम होगा। बीती 27 जून को ऊट पड़ाव टीला रामनगर निवासी कैंटर चालक नसीम ने अपनी 23 वर्षीय पत्नी आसिया पर अवैध संबंधों के शक में तेजाब डाल दिया था। तेजाब डालने से वह बुरी तरह झुलस गई थी। हल्द्वानी के सुशील तिवारी अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह जेल में बंद है। शुक्रवार शाम करीब 6 बजे अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि उक्त घटना का आरोपी वर्तमान में जेल में है और आरोपी के खिलाफ अब हत्या का मुकदमा कई धाराओं के साथ दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बिना 27 जून को एक पति ने अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डालकर उसे इंजर्ड कर दिया था, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसका इलाज पहले रामनगर में, बाद में रेफर होकर सुशील तिवारी में चल रहा था। कल दिनांक 8/7/2022 को उसकी डेथ हो गई है। तो मुकदमा पूर्वक में हमारे द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है और मुलजिम इस समय जेल में है और पीड़िता की डेथ होने के बाद संबंधित 302 में धारा इसकी चेंज की जाएगी और अगली विवेचना जारी। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिन प्रतिदिन ऋषिकेश के ग्रामीण इलाकों में हाथी का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार ग्रामीण हाथियों से निजात दिलाने की मांग वन विभाग से कर रहे हैं। बता दें कि हाथी आवासीय क्षेत्र की गलियों में घुस गया है, जिसे देखकर फार्म के निवासियों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान हाथी ने घरों की बाउंड्री वाल भी तोड़ दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने किसी तरह से हाथी को आवासीय क्षेत्र से बाहर निकाला।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि वन विभाग ने हाथी की दहशत से जल्द ही निजात नहीं दिलाई तो ग्रामीण आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर हाथी का तांडव देखने को मिला है। हाथी के तांडव से ग्रामीण काफी परेशान है। उन्होंने वन विभाग से निवेदन किया है कि अगर वह हाथी से जो उसका तांडव है उसे निजात नहीं दिलाएंगे तो वह आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हालांकि प्रशासन ने किसी तरह से जो हाथी वहां पर घुसा था उसको किसी तरह से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन आए दिन हाथियों का आतंक देखने को मिलता है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। साथ ही वन विभाग को बोला है कि अगर हाथी से हमें निजात नहीं मिली तो हम उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां पर गांव में हाथी का आतंक देखने को मिला है। लोग हाथी के आतंक से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आए दिन हाथी आ जाता है और जो घरों की दीवार और बाउंड्री होता है उसको भी तोड़ देता है। इससे ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। उन्होंने वन विभाग से आग्रह किया है कि वह हाथी के आतंक से निजात दिलाएं। अगर वह हाथी के आतंक से निजात नहीं दिलाते हैं तो ग्रामीण उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। तो खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां आपको बता दें कि हाथी का आतंक देखने को मिला है। गांव में हाथी घुस जाता है, इससे ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाथी के तांडव से हाथी दीवार तोड़ देता है। और आपको बता दें कि वन विभाग ने किसी तरह से हाथी को वहां से निकाला था, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों में काफ़ी रोष देखने को भी मिला। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अगर वन विभाग ने हाथी के आतंक से हमें निजात नहीं दिलाई तो वह उग्र आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों के साथ ऋषिकेश में भी मूसलाधार बारिश शुरू हुई। इस दौरान चंद्रभागा नदी में अचानक तेज वेग से पानी आने लगा। नज़ारा देख चंद्रभागा नदी में बनाई गई अस्थायी पार्किंग से लोगों ने अपने अपने वाहनों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। चालकों ने बताया कि अचानक चंद्रभागा नदी में पानी आने की वजह से उन्हें वाहनों को समय से बाहर निकालने का मौका ही नहीं मिला। फिलहाल किसी तरह वाहनों को नदी से बाहर निकाल लिया गया है। लगातार नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो सभी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। चालकों ने प्रशासन से वाहन खड़े करने के लिए स्थायी पार्किंग की व्यवस्था बनाने की मांग की है। एसडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि गंगा के साथ चंद्रभागा नदी पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं लोगों से गंगा और चंद्रभागा नदी के किनारे नहीं जाने की अपील भी की जा रही है। इसलिए आपदा प्रबंधन और जल पुलिस की टीम को सभी गंगा घाटों पर नजर रखने के लिए अलर्ट पर रहने के लिए निर्देशित भी किया गया है। गाड़ी चलाता हूँ सर। आज से कुछ समय पहले जब हमारा नगर पालिका में ये क्षेत्र हुआ करता था, तब हमें यह पार्किंग हमें ये पार्किंग दी गई थी। तो नगर पालिका की तरफ से हमें यह अस्थायी पार्किंग दी गई थी। उसके बाद हम लोग बाजार में खड़े होते थे, उसके बाद हम यहाँ पे आके खड़े हो गए। हमारे लिए बढ़िया हो गया कि जाम से मुक्ति मिल गई। हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगता था यहाँ पे। उसके बाद जब भी बरसात में यहाँ बरसाती पानी आता है, ये यहाँ नदी आ जाती है, तो उस समय हम लोगों को बहुत दिक्कत परेशानी होती है। हमारे पास गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं होती है। मार्केट में हम बाजार में लगा नहीं सकते, पुलिस वाले हमारे चालान कर देते हैं। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।